कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही खूबसूरत ग्लास हाउस देखने को मिलता है, जिसके बारे में अंदर के अलावा बाहर का कोई भी नहीं जानता था कि यहाँ पर इंसान मौजूद भी है या नहीं। और इसी वजह से बीच में हम वहीं पर एक आदमी को भी इसी हाउस की तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं, जो नहीं जानता था कि मैं एक बहुत ही बड़ी मुश्किल की तरफ बढ़ रहा हूँ, जिसमें आगे जाने के बाद अब उसी हाउस की एक लड़की आदमी को वहीं पर देखते ही बहुत बुरी तरह मार देती है। जिस सबकी बड़ी वजह थी यहाँ की हवा में फैला हुआ वायरस, जिससे इन्फेक्टेड होने के बाद पूरी दुनिया के लोग अपनी याददाश्त खो गए, जबकि बाकी बचे कुछ जो भी लोग थे उन्होंने खुद को मास्क पहनने के अलावा इसी तरह के बने हुए ग्लास हाउस में लॉक कर लिया, ताकि खुद की जान बचाने के साथ साथ अपनी पुरानी यादों को भी ना भूलें। जहां पर इस टाइम हम भी उसी फैमिली के कुछ मेंबर को देखते हैं, जो आदमी को मारने के बाद उसी की बॉडी से कीमती सामान निकालने में लगी हुई थी, जिनमें 3 बहनें और एक भाई के साथ साथ उनकी मॉम भी शामिल थी, जो इस टाइम सारे सामान को बॉडी से निकालने के बाद बाहर जाता ही ग्रेव में दफना देते हैं, ताकि इसे हम खुद पका कर खा सकें। जिनका अपना भाई भी हमें इसी वायरस का शिकार नजर आता है, जो चाहते तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन फिर भी एक गलती के होने पर गैब को भी अपनी सारी यादों से हाथ धोना पड़ता है, जो इस टाइम अब बाहर से आते ही अपने मास्क को उतारने के बाद एक दूसरे के साथ बातों में लग जाती हैं, ताकि खुद के टाइम को अच्छी तरह गुजार सकें। और वो सभी लड़कियां थी भी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी, जिनमें से एवा इस टाइम गैब को साथ लेते ही अपनी मॉम के पास ले जाती है, जिन्हें अब बारी थी पूरे दिन का हाल बताने की, और वो इसी में ही लग जाते हैं, जिन्होंने आज के दिन एक आदमी को मारने के सिवा और भी बहुत सारे काम एक साथ किए, जिसकी वजह से डेजी भी अपने भाई के साथ खेलने में लग जाती है, जो इस फैमिली की सबसे छोटी बच्ची थी। और ये करते दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार थे, लेकिन गैब को इस सब के बारे में कोई भी पता नहीं था कि मुझे अपनी लाइफ किस तरह गुजारनी है, जो बस ऐसे ही था जैसे कोई पागल आदमी इन्हीं के बीच में रह रहा हो। जिस सभी यादों के नाम बोलने के लिए एवा ने भी एक मेमोरी बॉक्स बना कर रखा था, जिसमें हर वो चीज मौजूद थी जिससे इसे अपने पास्ट की हर बात याद रहे, ताकि कभी मैं इन्फेक्टेड भी हो जाऊं तो दोबारा अपनी चीजें याद रख सकूं। जिसके बाद अगली सुबह सभी फैमिली वाले एक साथ ही आदमी की बॉडी के कुछ पीस निकाल कर प्रार्थना करने में लग जाते हैं, ताकि हमारे लिए ये सफर और भी आसान हो जाए। जहाँ पर हमें इसी के साथ एक और भाई के बारे में भी पता चलता है, जो इन्हें बचपन में ही कुछ बड़ा होने के बाद छोड़ गया था, लेकिन मॉम के दिल में आज भी अपने बेटे के साथ मिलने की ख्वाहिश थी, ताकि आखिरी बार मरने से पहले बेटे को देख सकूं। जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये भी अपनी लाइफ को गुजारने में लगे हुए थे, जिसके अंदर सारे खाने का सामान खुद उगाने के साथ साथ अपने सामान को देखे भी हैप्पी थे, जिन्होंने बचपन में कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि मेरे साथ इस तरह का काम भी होगा। जहाँ पर अगले दिन जब भी बाहर पहरा दे रही थी, तो बीच में उससे भी अपनी तरफ एक आदमी आता हुआ नजर आता है, जिसके बारे में ये बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि वो कौन है, लेकिन फिर भी किसी तरह करते अपने रूल्स को तोड़ देती है, जिसमें बी को हर हाल के अंदर इस आदमी को मारना था, लेकिन फिर भी ये उसी के मास्क उतारने पर आदमी को बेहोशी की हालत में साथ लेते अंदर पहुंच जाती है। हालांकि एवा इस हिसाब से खुद भी बहुत गुस्से में आ जाती है, लेकिन आखिर में मॉम के आने पर उन्हीं को ही हर चीज का बता देती हैं कि हमें इस आदमी के साथ क्या करना चाहिए, जिसकी ऊपर से टांग जख्मी होने पर तो इनके अपने भी होश उड़ जाते हैं, जो नहीं जानते थे कि इस आदमी के साथ ऐसा काम किसने किया। लेकिन फिर भी मॉम अब अपनी तीनों बेटियों को बैंडेज के बारे में बताने लगती हैं, जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन ये तीनों लड़कियां बड़े शौक के साथ आदमी को टांके लगाने के बाद वहीं पर ही चेन के साथ बांध देती हैं। लेकिन मॉम को बस एक ही गम था कि मेरा बेटा कब सेट होगा, जो होने वाला तो कभी भी नहीं था। लेकिन मॉम फिर भी उसी के साथ बैठी बस सोचों में ही गुम थी कि काश ये लड़का कभी भी बाहर न गया होता, जिसके बदले में अगली सुबह भी जो ही उसी आदमी के साथ सोई हुई थी, तो बीच में वो आते ही उसे अपने काम करने का कहती है, जहाँ पर गैब ने सोते वक्त अपने बिस्तर को गीला कर दिया था। जिसके बाद ये भी अजनबी को चेन के साथ लाक करते खुद गैब के पास पहुंच जाती है, जो नहीं चाहता था कि मेरे साथ इस तरह का काम हो, लेकिन फिर भी ये बस एक नॉर्मल बात थी। जिसके बदले में भी तो उसी का बिस्तर साथ लेते ही बाहर जाने के साथ एवा को उसी की बॉडी साफ करनी पड़ती है, ताकि ये और ज्यादा परेशान ना हो। लेकिन यहीं पर हमें अब बी के अंदर भी कुछ और बातें देखने को मिलती हैं, जो इस नए आदमी के आने के बाद थी भी बहुत ज्यादा हैप्पी, जैसे वो इसी के साथ ही सेट होने का सोच रही हो। हालांकि एवा उसे इस सब से रोकने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बीच में अब ये लड़की उसी की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्टिव होने लगती है, जिसमें उसकी देखभाल के साथ साथ अजनबी के बालों की सेटिंग और भी बहुत कुछ। जिसके बाद एक दिन अब आदमी के जागकर ये लड़की भी बहुत बुरी तरह डर जाती है, जैसे ये उसका आखिरी दिन हो, लेकिन चैन के साथ बंधे होने पर वो भी कुछ नहीं खा सकता था। जिसके पानी मांगने के बाद भी उसे पिला भी रही थी कि बीच में वो आते अब इस सब के बारे में मॉम को भी सब कुछ बता देती है, जहाँ पर इसका जख्म भी अच्छी तरह सेट हो रहा था। लेकिन आदमी से पास्ट के बारे में पूछने पर मॉम को एक भी सवाल का जवाब नहीं मिलता, क्योंकि ये आदमी खुद भी नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। बस एक ही बात कह रहा था कि मैं ईस्ट से निकला था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मॉम पे किसी भी काम की नहीं थी, जिसकी वजह से वो इसी आदमी के साथ बातें करने लगती है कि तुमने खुद को इतना जख्मी
कैसे किया, लेकिन उसके पास मोम के किए जाने वाले किसी भी सवाल का जवाब नहीं था, जिससे डरने के चक्कर में अभी ने गैब को भी सेट करना था। जहाँ पर रात टाइम अभी आदमी के साथ बातें करते उसी की आंखों के ऊपर कपड़ा बांध देती है ताकि खुद के भाई को सेट कर सके, और होता भी ऐसे ही है। जहाँ आखिर में गैब के आदमी को टच करते ये यकीन हो जाता है कि वो भी कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि हमारे जैसा एक इंसान है जिसकी देखभाल का जिम्मा था भी एवा का। जबकि ये लड़कियां थी भी इसी पूरी दुनिया में बची हुई आखिरी, जिनके पास ऊपर से बच्चे पैदा करने के लिए भी एक आदमी भी नहीं था, और वो ये अजनबी जिससे सेट होने के लिए भी हर मुमकिन कोशिश करती है। जहाँ पर अगली सुबह मॉम ने भी इस आदमी के जिम्मे बहुत सारा काम इकट्ठे लगा दिया था ताकि खुद की फैमिली को और भी बढ़ा सके। जहाँ पर वो आगे जाते हैं, बाहर देखकर तो और भी शॉक हो जाता है कि डेजी एक मरे हुए आदमी के साथ खेल रही है, जो सारा कुछ अजनबी के लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल था। जिसके बीच में वहीं पर बी आते अब इसे वो भी हैरान कर देती है। इसी के अपने लिए हर वो फल लेकर आई थी जिनकी वो हाउस में खेती करते थे, जो बस ऐसे ही लग रहा था कि ये आदमी को प्रपोज करने आई है। जिस सब के बारे में वो बिस्तर सेट करते हैं, एवा को भी सब कुछ बता देती है कि मुझे ये आदमी बहुत ही पसंद है, लेकिन एवा को उसके ऊपर जरा भी यकीन नहीं था, जिसकी वजह से रात टाइम उसे अपने साथ खाने के टेबल पर आता देखते तो मना ही कर देती है। लेकिन बी पर इन सभी बातों का जरा भी असर नहीं होता, जो सोने से पहले आदमी के पास आते ही एक कपड़ा देकर वहां से चली जाती है ताकि इसे ठंड न लगे। जिसने ऊपर से डेजी के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती बना ली थी, जिसके पूछने पर अब वो डेजी को जंगल के जानवरों के बारे में बहुत कुछ बताने लगता है कि किस तरह वो हमारे लिए फायदेमंद है। दिन में घोड़े का पूछते वो डेजी को उसकी ड्राइंग बनाने के लिए एक नाइफ लेकर आने का कहता है, जो इस टाइम एवा के पास मौजूद था जब वो बी के साथ सब्जियां काटने में लगी हुई थी, और वो इसी के साथ नाइफ लेते ही आदमी के हाथों में थमा देती है ताकि वो मुझे एक हाथ बना कर दे। जो इस टाइम बी के वापस आते उसी के साथ प्यार भरी बातों में मसरूफ था, जिसने अगले दिन अब उसी हॉर्स को बना भी लिया था, जिससे वो गैब के आने पर उसे देते और भी गुस्से में डाल देता है क्योंकि गैब के हाथों से वो बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा था, और वो इसी के साथ पागलों की तरह गुस्से में आकर हर चीज को तोड़ने में लग जाता है, जो बर्दाश्त कर पाना बाकियों के लिए बहुत ही मुश्किल था। और इसी के साथ खुद आदमी को भी अपने हाथ खुलवाते गैब को रोकना पड़ता है, जिससे जख्मी होने के बाद वो बी के पास भी देखने के लिए पहुंच जाता है, जो अजनबी के आने पर बहुत ही हैप्पी थे, जैसे अब इन दोनों के बीच में करीबें शुरू हो चुकी हों। और आदमी के लिए ये चांस था भी बहुत अच्छा, जिसमें वो अकेला ही तीन लड़कियों के साथ मजे करने वाला था। और अगली सुबह वो एवा के मेमोरी बॉक्स को भी देखने में कामयाब हो जाता है, जो इस टाइम अपने भाई की सोचों में गुम थी, और आदमी भी उसे देखते बस खामोश रहने का कहता है ताकि वो पुरानी यादों से बाहर निकल खुद को खुशी के साथ रहने के लिए मना ले। और बी खुद भी यही चाहती थी, जिसकी वजह से एक दिन जो ही पहरा देने में लगी हुई थी, जो बीच में आदमी आते अब उसी के साथ शुरू हो जाता है, जिस सब के बदले में बी तो बहुत ही मजे के साथ बैठकर वो उसी हालत में सामने वाले आदमी को आता देखते ही बहुत बुरी तरह गोलियों के साथ मार देते, और आखिर में बारी थी रूम के अंदर जाने की, जिस बीच में अभी ने एक सब एवा भी देख लेती। हालांकि चाहती तो वो भी यही सब कुछ थी, लेकिन बीच में आदमी के देखने पर इसे भी वहां से जाना पड़ता है। जब सुबह टाइम एवा के पास आते उसे भी अपनी लाइफ खुशी के साथ गुजारने का कहता है ताकि ये भी मेरे साथ सेट हो जाए, लेकिन वो ऐसा करने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। जिन सभी ने अब आखिर में आदमी को ही अपना भाई लूका समझ लिया था, जिससे एवा राजी तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन सभी के कहने पर उसे भी बात माननी ही पड़ती है। जिसमें सबसे बड़ा मसला था मॉम का, जो जानती थी कि अगर हमारे घर में एक नया मेहमान आ गया तो ऑक्सीजन के ना होने पर उसकी वहीं पर ही मौत हो जाएगी, लेकिन बी पर इन सभी बातों का जरा भी असर नहीं होता, जो बस लूका के साथ अपनी लाइफ को बहुत हैप्पी तरह गुजारने में लगी हुई थी। लेकिन मॉम ने अब सुबह होते ही अपनी बेटी को भी सब के बारे में बता दिया, जो जान चुकी थी कि मेरे कहने से ये रुकने वाली तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी मॉम बी को बस एक ही लड़की के रहने का कहती है कि अगर तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ तो इस सब के बदले में तुम दोनों में से बस एक को ही अंदर रहना होगा, जिसमें बच्चा या मॉम। लेकिन बी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं अपने बच्चे से अलग रहूं, और वो इस सब के बारे में लूका को भी बता देती कि मैं बच्चे को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। जिन सभी की दूसरी साइड पर अब गैब भी अपनी बहन एवा के साथ प्यार करने की कोशिश में लगा हुआ था कि शायद मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए, लेकिन बीच में वह जब के उसे मना कर देते कि तुम मुझे पसंद नहीं, जिसकी वजह से रात टाइम लूका को भी इस सब के बारे में बता देते जैसे वो लूका के साथ ही अपनी लाइफ को सेट करने में हो। जिसके बाद ये आदमी भी अब एवा को दिलासा देते बाहर निकल जाता है ताकि नए बच्चे के लिए और पौधों का इंतजाम कर सके, जिससे ऑक्सीजन पूरी हो जाए। लेकिन बीच में गैब गुस्सा होते ही कांच को तोड़ देता है, जो इन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा मसला था, और मॉम के लिए सबको बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल था, जिन्होंने इस टाइम गैब को बांध भी एक चेन के साथ दिया था ताकि वो आगे कोई भी नुकसान ना करे। जिसके बदले में अब रात टाइम ये लूका भी मॉम के पास आते उन्हें बहुत बुरी तरह मार देता है ताकि खुद की और बच्चे की जान बचा सके। जिस सारे का शक गैब पर हो वो मॉम को लेते उसी के पास ही छोड़ देता है। हालांकि गैब ने ऐसा कुछ किया भी नहीं था, लेकिन फिर भी मॉम की मौत का सारा शक उसी के ऊपर आ जाता है। जिसके बाद की बात थी एवा के साथ मजे करने की, और ये मौके को भी बिना जाए कि उसी के पास बातों में ही लग जाते हैं। जिन सभी के पास बेर तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो पानी के साथ काम चलाते हैं, जिस सब के बारे में बी को जरा भी पता नहीं था, जो अब अपने भाई की ही सोचों में गुम थे। जिसे जंगल से वापस आने के
बाद उसी ने खुद ही गन के साथ शूट कर दिया था। जिस सदमे को बर्दाश्त कर पाना उसके अपने भी बस में नहीं था और इसी के साथ उस दिन भी बी ने खुद की याद खत्म करने के लिए मास्क उतार दिया और वो आज भी इस टाइम यही कुछ करने ही वाली थी कि बीच में लूका आते इसे भी रोक लेता है, जिन्होंने मॉम की मौत के बाद फैमिली पूरी करने के लिए एवा मॉम की जगह अजनबी लूका की जगह बी डेजी की मॉम और गेब सभी का भाई बन गया। जिसके कुछ दिनों बाद अब ये दोनों एक ही आदमी से प्रेग्नेंट होने के बाद बहुत हैप्पी मूड में थे। लेकिन एक दिन जब लूका पहरा दे रहा था तो बीच में अब इसे भी अपने सामने एक नया आदमी देखने को मिलता है जिसके बारे में वो जानता तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आखिर में उसे शूट करने की बजाय अपने ही साथी गेब को गन से मार देता है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी की शुरुआत में हम जेनी नाम के एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो बड़े हैप्पी मूड में स्कूल टाइम बच्चों को पढ़ा रही थी। जिस सबसे अंदर जो बच्चे भी बहुत हैप्पी थे, जिन्हें जेनी पढ़ाने के साथ साथ खेल कूद में भी अच्छी ट्रेनिंग दे रही थी। लेकिन बाहर हमें भी उसी का बॉयफ्रेंड देखने को मिलता है जो बड़े टाइम से जेनी के इंतजार में था। जिसके बाद जेनी भी स्कूल की छुट्टी के बाद अपने रूम से बाहर निकलते स्टीव के पास पहुंच जाते हैं। दोनों इस वीकेंड पर एडन लेक जा रहे थे ताकि मजे ले सकें। जिस सब के लिए जेनी तो बहुत ही हैप्पी थी क्योंकि इसे हर टाइम इस तरह की ट्रिप पर जाने का मौका नहीं मिलता था, जिसकी वजह से इस टाइम ये लड़की भी हैप्पी मूड में होने के बाद आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिन्हें जरा भी मालूम नहीं था कि हम किस बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। जो भी सारे सीन को खत्म करते ही अपने सफर पर निकल पड़ते हैं जो था तो बहुत ही लंबा, लेकिन ये भी आखिरकार रास्ते में एक टाउन के आने पर वहीं के पब में पहुंच जाते हैं ताकि रात में मजे करने के साथ साथ वहीं एक रूम को भी बुक कर लें। जिसके बाद ये दोनों भी अपनी गाड़ी को वहीं के पार्क में रोकते अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ के सभी लोग इन्हें लग तो बहुत ही अजीब रहे थे। लेकिन ग्रासी प्लॉट में जाने पर अब जेनी के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि जब ये दोनों बियर पीने में लगे हुए थे तो बीच में वहीं की एक औरत सामने आते ही जेनी को घूरना शुरू कर देती है, जो इस बारे में जानती तो जरा भी नहीं थी कि वो कौन है। लेकिन बार बार उस औरत के ऐसा करने पर जेनी भी स्टीव को साथ लेते अपने रूम में पहुंच जाती है, जिसके अंदर मजे करने के बाद ये दोनों भी सुबह टाइम तैयार होते अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं, जिन्हें जरा भी मालूम नहीं था कि हम किस बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। जो इसी के साथ आगे जाते तो अब पहुंच भी एक बहुत बड़े जंगल के अंदर जाते हैं जो शक्ल से ही बहुत डरावना लग रहा था, जिसमें जाने के बाद जेनी को भी बहुत अजीब लगता है क्योंकि इन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एडन लेक जाने तक का सफर इतना ज्यादा लंबा होगा, जिसकी वजह से दोनों एक साथ ही काफी टाइम के सफर को खत्म करते आखिर में अपनी गाड़ी को रोक ही देते हैं क्योंकि आगे अब इनकी गाड़ी भी नहीं जा सकती थी। जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट के स्टीव और जेनी अपने सारे सामान को साथ लेते पैदल आगे की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि लेक के मजे तो ले सकें, जिन्होंने ऊपर से अपने कैंप को भी साथ ले रखा था ताकि रात टाइम उसी के अंदर ही गुजार सकें। जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये दोनों भी बिना किसी चीज की परवाह किए आगे बढ़ने लगते हैं, जिन्हें रास्ते में अपने सामने एक बच्चा भी देखने को मिलता है जो जमीन पर बैठा अपनी डायरी लिखने में लगा हुआ था। हालांकि जेनी उसके साथ बातें करने की भी बहुत कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जो ऊपर से बस एक जवाब न मिलने पर खुद भी लेक के पास पहुंच जाते हैं, जिसमें जाते ये भी हैप्पी होने के साथ साथ वहीं पर लेट जाते हैं ताकि अपने टाइम को अच्छी तरह बिता सकें। जिसमें जेनी और स्टीव बस एक दूसरे के साथ मजे लेने ही वाले थे कि बीच में इन्हें भी अपने सामने कुछ और लड़के देखने को मिलते हैं, जिनके डार्क सोते टाइम जेनी के पास आते ही बहुत बुरी तरह तंग करने लगता है, जिसे ये पहले तो समझ भी एक मिस्टेक रहे थे। लेकिन डॉग के बार बार आने पर स्टीव को भी बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद ये सभी एक साथ मिलते रास्ते में मिलने वाले लड़के को भी बहुत बुरी तरह तंग करने लगते हैं, जिस सबको देखकर जेनी को भी बहुत अच्छा नहीं लगता और इसी के साथ इग्नोर करते हुए स्टीव भी पानी के अंदर नहाने के लिए चला जाता है, जो नहीं समझ पा रहा था कि ये बच्चे किस टाइप के हैं। लेकिन बीच में जेनी को दोबारा उन्हीं का डाग आता ही तंग करने लगता है, जिसकी वजह से स्टीव पानी से बाहर निकलकर खुद भी उन्हीं बच्चों के पास जाने लगता है, जिसे जेनी रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि बीच में स्टीव जो ही बच्चों के साथ बातें करने लगता है तो उन्होंने भी स्टीव का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था, जिससे इसे भी मालूम हो जाता है कि हम इन बच्चों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, जो ऊपर से थे भी 6। जिसके बाद स्टीव भी बिना कुछ कहे उन्हें छोड़कर जेनी के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो बच्चे इस सबसे भी नहीं रुकते, जो आखिर में स्टीव को सोता देखते जेनी पर भी बहुत बुरी नजर डालने लगते हैं कि किस तरह ये लड़की हसीन है, जिसके बदले में वो स्टीव को एक भी चीज के बारे में नहीं बताती कि ये बच्चे मुझे वो बुरी तरह तंग करने लगते हैं। जहाँ पर अब सभी को जाता देखते खुद जेनी के भी होश में होश आता है, जो इस टाइम बड़े हैप्पी मूड में आगे जाने के साथ साथ इन दोनों को बहुत बुरी तरह तंग करते जा रहे थे। जिसके बाद स्टीव भी उन बच्चों के जाते हैं रात टाइम गुजारने के लिए कैंप लगाना शुरू कर देता है, जिन्हें इसी बीच में जेनी को जंगल के अंदर किसी की आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन ये उसे इग्नोर करते अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही मजे में लग जाती है, जो अब जेनी को उसी टाइम प्रपोज करने ही वाला था। जिसके बाद दोनों कैंप में जाते बस शुरू होने ही लगते हैं कि बीच में इन्हें भी वहीं पर किसी की आवाज सुनाई देने लगती है, जो जानते तो नहीं
थे कि वो किस चीज की है, लेकिन फिर भी स्टीव बाहर निकलकर उसे देखने की बहुत कोशिश करता है। जिस सारे कुछ के बाद उसे भी एक चीज नजर नहीं आती, जहाँ पर सुबह टाइम अब नींद से जागने के बाद खुद जेनी की हालत भी कुछ खराब हो जाती है। दिन का सारा खाना वहीं पर ही खराब हो गया था, जिसकी वजह से दोनों उसे टाउन में जाकर लेने के लिए जो ही गाड़ी चलाकर आगे बढ़ने लगते हैं तो बीच में कांच का टुकड़ा होने पर गाड़ी का टायर भी वहीं पर पंचर हो जाता है। जो सारा कुछ किसी और का नहीं बल्कि इन्हीं बच्चों का एक किया धरा था, जिसकी वजह से स्टीव गुस्से में आकर गाड़ी का टायर चेंज करते टाउन की तरफ निकल पड़ता है ताकि वहां पर जाने के बाद खाने का कुछ सामान ले सकें। जो आखिर में टाउन पहुंचते वहीं पर बच्चे भी देखने को मिलते हैं जो इस टाइम बड़े मजे के साथ वहीं पर साइकिल चला रहे थे, जिन्हें सेट करने के लिए खुद स्टीव भी गाड़ी से उतरने लगता है। लेकिन बीच में जेनी के रोकने पर दोनों एक साथ शॉप में पहुंच जाते हैं, जहां पर स्टीव खाने के दौरान वहीं पर एक औरत से इन बच्चों के बारे में पूछने लगता है कि किस तरह के हैं, लेकिन वो औरत उल्टा इन्हीं के ऊपर ही गुस्सा होने लगती है क्योंकि कोई भी टाउन में मौजूद इन बच्चों की बुराई नहीं सुनना चाहता था। जिसके बाद स्टीव भी औरत के और ज्यादा गुस्सा होने पर वहां से निकल पड़ता है ताकि हम भी अपने सामान को लेकर वापस घर जा सकें। जिसके बदले में दोनों बस आगे जा ही रहे थे कि बीच में जेनी को भी अपने सामने एक घर के बाहर उन्हीं बच्चों की साइकिल देखने को मिलती है, जिससे इन्हें भी मालूम हो जाता है कि हो ना हो वो सभी यहीं पर ही मौजूद होंगे। जिसकी वजह से स्टीव गाड़ी को सामने रोकते अकेला ही उन्हीं के घर में पहुंच जाता है ताकि इन्हें सीधा कर सके और इनकी फैमिली को भी बच्चों की हरकतों के बारे में बता सके। जहां पर अंदर जाते स्टीव को भी एक बच्चा और उनका फैमिली मेंबर देखने को नहीं मिलता, हालांकि ये घर भी उन्हीं बच्चों के सीनियर बेड का था जिसके सामान को बस ये चेक करने ही वाला था कि बीच में वो फैमिली मेंबर भी अंदर पहुंच जाते हैं। जो सारा कुछ स्टीव के लिए बहुत ही बड़ा मसला था। जिसके बाद अंदर मौजूद सभी लोगों को एंटर होता देखते ये भी विंडो से जंप लगाकर आखिर में अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, जहां पर ये दोनों अब रास्ते में सफर को पूरा करते कैब में पहुंच जाते हैं, जिसमें अब रात टाइम जेनी जो ही अपने सामान को देखने लगती है तो बीच में इनका बैग भी मौजूद नहीं था जिसके अंदर दोनों के सेल फोन थे। जिसके बाद स्टीव उसे लेने के लिए जो ही गाड़ी के पास जाता है तो वहां पर भी कोई चीज मौजूद नहीं थी, जिन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये बच्चे हमारी गाड़ी को भी नहीं छोड़ेंगे। जो ऊपर से अब गाड़ी के साथ स्टीव पर भी हमला कर देते हैं जैसे इनके जाने दुश्मन बन गए हों और ये भी आखिरकार जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर हो जाते हैं, जिन्हें जरा भी समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। हालांकि बीच में जब ये दोनों आगे की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में जेनी को भी उन्हीं बच्चों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो आग जलाकर मजे करने में लगे हुए थे। जिसके बदले में स्टीव भी अपनी गाड़ी को लेने के लिए उन्हीं के पास जाने लगता है तो बीच में जेनी देखते ही मना कर देती है कि हमें इन बच्चों को बस अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन मसला था गाड़ी का, जिसकी चाबियां लेने के लिए स्टीव जो ही करीब जाता है तो बीच में बच्चे भी इसी के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं, जिन्होंने ऊपर से निकाल भी अपने चाकू लिए थे। जिसके बाद से इस टाइम इन सभी के आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिन्होंने स्टीव को मारने के लिए उसी पर अपना डाक भी छोड़ दिया था, जिससे बचने के चक्कर में स्टीव उल्टा उन्हीं के डाक को चाकू के साथ मार देता है, जो बर्दाश्त कर पाना इन बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल था। जिनसे चाबियां लेने के बाद खुद स्टीव भी जेनी को साथ लेकर गाड़ी के साथ भागने में लग जाता है, जबकि ये बच्चे भी हर हाल में उन्हीं को मारना चाहते थे, जिसकी वजह से आगे गाड़ी के टायर मिट्टी में दबने पर इन बच्चों ने भी सभी के ऊपर पत्थर मारना शुरू कर दिए थे, जिसमें एक के लगने पर गाड़ी का मिरर भी बहुत बुरी तरह टूट जाता है, जिसकी वजह से स्टीव भी बिना किसी की परवाह किए आगे जाने में लग जाता है। जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये बच्चे भी उन्हें छोड़ने वाले नहीं थे, जिसकी वजह से आगे जाने पर इनकी गाड़ी का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें खुद स्टीव भी मिरर से लकड़ी पर होते बहुत बुरी तरह फंस जाता है, जिससे अभी बचने वाला तो बिल्कुल ही ना हो। जिसने बीच में जेनी को भी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से उतर जाने का कह दिया था ताकि वो खुद की जान बचाने के साथ साथ मेरे लिए भी मदद ढूंढ सके। जहां पर रास्ते में जाते टाइम अब जेनी को भी ये बच्चे देखने को मिलते हैं जो जान चुकी थी कि स्टीव बचने वाला नहीं, जिसे सुबह टाइम इन बच्चों ने भी एक पेड़ के साथ चेन में बांध दिया था, जिससे वो करने भी टॉर्चर वाले थे, जिसकी वजह से अब सभी बच्चे एक एक करते स्टीव की बॉडी को चाकू के साथ काटने में लग जाते हैं, जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन ये भी स्टीव को बहुत बुरी तरह तंग करने लग जाते हैं, जिससे जेनी के भी होश उड़े हुए थे, तो जान चुकी थी कि अब ये आदमी भी बचने वाला नहीं, जिसको देखकर खुद ब्रेड के साथी भी बहुत जोर के साथ डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने स्टीव का कान जो इतना बुरा हाल दिया था। जिसके मोबाइल से अब सिग्नल कनेक्ट करने के लिए जेनी जो ही मोबाइल ऑन करने लगते है तो बीच में ब्रेड को भी इस बारे में पता चल जाता है कि हो ना हो जेनी भी हमारे करीब ही है, जिसकी वजह से सभी उसी के पीछे ही लग जाते हैं और इस सारे कुछ से स्टीव खुद भी फायदा उठाकर नोकीली वजह से हाथ छुड़ाते जान बचाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उसकी हालत भी बहुत बुरी थी। जिन सभी से बचने के बाद जेनी जो ही एक कैबिन में वॉकी टॉकी देखती है तो उठाने के चक्कर में वो भी नीचे गिरते टूट जाता है और जंगल में जाने के बाद खुद जेनी भी स्टीव के साथ मिल जाती है, जिसकी जान बचाने के लिए ये भी उसी कैबिन के नीचे पानी में छुप जाती है, जहाँ स्टीव की हालत तो अब मरने के ही करीब थी, जिसकी वजह से बाहर निकालने के बाद वो जेनी को भी अपनी रिंग पहना देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था, जिसको हाथों में पहनने के बाद जेनी भी आखिर में आगे की तरफ भागना शुरू कर देती है ताकि खुद की जान बचा सके। लेकिन बीच में ब्रेड सामने आते जेनी को ही मारकर बेहोश कर देता है।
है, जो होश में आने के बाद थी भी स्टीव के साथ बंधी हुई, जिन्हें अब वो सभी साथी जिंदा जलाने वाले थे, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए वो जेनी के सामने स्टीव को जिंदा जला देते हैं, जो बर्दाश्त कर पाना जेनी के लिए बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से आग का फायदा उठाकर जेनी भी खुद का हाथ छुड़ाते जंगल में भागना शुरू कर देते हैं, जिन्होंने ऊपर से अपने एक साथी को भी जला दिया था, जिससे ब्रैड की साथी भी जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाती है ताकि खुद को अपने दोस्त से बचा सके। जबकि दूसरी तरफ जेनी ने भी जंगल में जाते हैं एक बच्चे के सामने आने पर उसे भी बहुत बुरी तरह मार दिया, जिसके बाद उन्हीं की गाड़ी को लेकर टाउन में जाने लगती है, तो बीच में लड़की के आने पर ये उसे भी नहीं छोड़ते, क्योंकि अब जेनी का दिमाग बहुत बुरी तरह गुस्से में था। और अब आखिर में टाउन के अंदर जाने के बाद ये भी अपने सामने एक फेस्टिवल को देखती है, जिसमें जेनी जाते ही वहीं पर गिरते बेहोश हो जाते हैं, जो अब होश में आते ही ब्रैड के होश में थे, जो अपने बच्चे के मुंह से दोस्तों की मौत का सुनकर खुद भी जेनी के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं, जैसे अब ये लड़की बचने वाली तो बिल्कुल ही ना हो। और लग भी ऐसे रहा था कि वो सभी एक साथ मिलकर जेनी को मारने वाले हों, जिसमें शामिल होने के बाद ब्रैड कसूरवार होते हुए भी अच्छा बच्चा बन जाता है। और इसी सैड एंडिंग के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।